नमस्कार दोस्तों, हमारे एस.आर. टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ BSPHCL यानी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का 20 MCQ सेट नंबर 14। दोस्तों, अगर आप सेट नंबर 1 से 13 तक नहीं पढ़े हैं, तो हमारे चैनल एस.आर. टेक्निकल क्लासेस में जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, उसके साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं BSPHCL किसके लिए है? टेक्नीशियन के लिए है। 20 MCQ सेट नंबर 14 यहाँ पर BSPHCL के लिए है, जो हूबहू परीक्षा पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डे 14 है, यानी आज का क्लास 14वां है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, डीसी श्रेणी की चाल निम्न में से किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि डीसी सीरीज मोटर को चाल को हम लोग इस पद्धति द्वारा नियंत्रित यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्र डाइवर्ट करके भी हम लोग कंट्रोल करते हैं, आर्मेचर डाइवर्टर करके भी कंट्रोल करते हैं, टैप्ड क्षेत्र करके भी करते हैं, क्षेत्र कुंडलियों को समानांतर करके भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन सब यानी कि इन सभी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? चाल को कंट्रोल करते हैं। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल हैं और 3300 RPM पर घूर्णन करता है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल हैं और 3300 RPM पर घूर्णन करता है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं P बराबर यानी कि पोल की संख्या कितना है? 20 है और NR का मान कितना दे दिया है? 3300 RPM। NR बराबर 3300 RPM। RPM मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बराबर आवृत्ति बराबर वाट। तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? NP बटा 120। तो N का मान कितना है? 3300 गुना P का मान कितना है? 20 अब बटा 120। 20 छक्का 20 से और इसको से हम लोग काटेंगे तो कितना मरतबा कटेगा? C हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिम्ब होते हैं? यहाँ पर पूछ रहा है कि सेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें लिम्ब की संख्या कितना होता है? तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लिम्ब की संख्या 3 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यह है जो आई आकृति का होता है, इसकी आकृति कैसा होता है? इसकी आकृति आई की तरह होता है, आई की तरह। और इसमें दो चुंबकीय पथ होते हैं लेकिन सर्किट एक ही होता है। इसमें चुंबकीय पथ दो होते हैं लेकिन सर्किट एक ही होता है। यह स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार से काम करता है। यह है जो सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, यह स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों टाइप का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में से क्या ट्रांसफार्मर का एक हिस्सा नहीं है? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से कौन ऐसा भाग है जो ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का भाग है, टेप चेंजर ये भी ट्रांसफार्मर का भाग है, कंजर्वेटर टैंक ये भी ट्रांसफार्मर का भाग है, रेडिएटर ये भी ट्रांसफार्मर का भाग है, लेकिन कम्यूटेटर कम्यूटेटर है जो ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कम्यूटेटर डीसी मशीन में प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? डीसी मशीन में प्रयोग किया जाता है। और इसका कार्य क्या रहता है? कम्यूटेटर का कार्य रहता है दिक् परिवर्तन, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। इसका कार्य रहता है विद्युत वाहक बल जो प्रत्यावर्ती धारा में उत्पन्न होता है उसको डिस्ट धारा में बदलने का कार्य होता है। यानी कि एसी जो प्राप्त होता है विद्युत वाहक बल के द्वारा उसको डीसी में बदलने का कार्य होता है। किसको? कम्यूटेटर का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति बिंदु यानी कि फ्लैश पॉइंट होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम फ्लैश पॉइंट कितना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 140 डिग्री सी होता है।
ट्रांसफार्मर तेल का न्यूनतम दीप्ति पॉइंट 140 डिग्री सी पर होता है। इस तापमान पर लोड वृद्धि के साथ तापमान वृद्धि एवं तेल का ज्वलन प्रारंभ होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल द्वारा दक्षता में भी परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 140 डिग्री सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1200 टर्न के प्राथमिक कॉइल के साथ और 120 टर्न के द्वितीय कॉइल के साथ एक ट्रांसफार्मर में 240 वोल्ट इसके प्राथमिक से जुड़ा है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 1200 टर्न के प्राथमिक कॉइल है, यानी कि प्राथमिक कॉइल की संख्या कितना दिया हुआ है? 1200, यानी कि N1 बराबर 1200 हो गया, के साथ 120 टर्न के द्वितीय कॉइल, और N2 बराबर कितना हो गया? 120 हो गया। कॉइल के साथ एक ट्रांसफार्मर में 240 वोल्ट से इसके प्राथमिक से जुड़ा है, तो आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? यानी कि यहाँ पर कितना E1 के मान कितना दे दिया? E1 बराबर हो गया 240 वोल्ट। तो यहाँ पर E2 का मान पूछ रहा है, E2 बराबर वाट। तो इसका फॉर्मूला होता है E2 बटा E1 बराबर N2 बटा N1। यहाँ पर E2 का मान निकालना है, तो कैसे हो जाएगा? E2 बराबर हो जाएगा N2 बटा N1, अगुना इधर क्या आ जाएगा? E1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं N2 का मान कितना है? 120, और N1 का मान है 1200, अगुना यहाँ पर E1 के मान कितना है? 240। इसको हम लोग काटेंगे तो कैसे कटेगा? यहाँ से एक शून्य कट जाएगा, और यहाँ से एक मरतबे कितना आ गया? 24 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 वोल्ट, यानी कि बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क देता है? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है मोटर के प्रकार, इसमें से कौन सा मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि संधारित्र स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होता है, और यह सहायक वाइंडिंग में संयोजित किया जाता है। किसके साथ संयोजित होता है? सहायक वाइंडिंग के साथ। सहायक वाइंडिंग सहायक वाइंडिंग के साथ संयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीलिंग फैन के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर की किस्म होती है? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि सीलिंग फैन में हम लोग किस मोटर का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी कैपेसिटर किस्म, यानी कि सीलिंग फैन में हम लोग अस्थायी कैपेसिटर प्रकार के मोटर का प्रयोग करते हैं। यानी कि सीलिंग फैन में आमतौर पर अस्थायी कैपेसिटर संधारित्र प्रयोग में लाते हैं, जो प्रारंभिक फेज शिफ्ट प्रदान करने के लिए सहायक वाइंडिंग में संयोजित किया जाता है, जो प्रारंभिक वाइंडिंग के साथ समकोण में संयोजित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अस्थायी कैपेसिटर किस्म का होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सरल स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण क्या होता है? दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि सरल स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा निम्न होता है, यानी कि ए हो जाएगा। यानी कि सरल स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग बलाघूर्ण निम्न होता है, और यह मोटर स्वतः चालित होता है, और स्क्वायरल केज है जो क्या होता है? सेल्फ स्टार्टिंग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आमतौर पर DOL स्टार्टर का उन मोटरों के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें डॉट डॉट से नीचे रेट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि आमतौर पर DOL स्टार्टर का किन मोटरों में हम लोग प्रयोग करते हैं, और उसका रेटिंग कितना से कम होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 5 किलोवाट से नीचे वाले रेटिंग रहता है उसको हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? DOL स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। DOL का फुल फॉर्म क्या होता है? DOL इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट डायरेक्ट ऑनलाइन ऑनलाइन स्टार्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन
स्टार्टर होता है। तो इसका प्रयोग हम लोग कितना करते हैं, 5 किलोवाट से नीचे करते हैं। और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में लगने वाला स्टार्टर क्या है यहाँ पर देख सकते हैं हम। सबसे पहला तो हो गया डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, फिर हो जाएगा स्टार डेल्टा स्टार्टर, फिर हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, और फिर हो जाएगा स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर। यानी कि इतना 4 प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोवाट से नीचे वाले में प्रयोग किया जाता है, DOL स्टार्टर का। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम, किसी 3 फेज 6 पोल 50 हर्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 6 पोल 50 हर्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की गति क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, यानी कि P बराबर पोल की संख्या कितना है, 6 है, और फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ज है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड गति, यानी कि चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है 120 गुना F बटा P पोल की संख्या। तो 120 गुना 50 बटा पोल की संख्या कितना है, 6 है। तो ये कट गया कितना मरतबे, 20 मरतबे, और यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 आरपीएम हो जाएगा। इसकी चाल कितना हो जाएगा, 1000 आरपीएम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि सौर ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोटोवोल्टेइक प्रभाव। इसका आंसर बी हो जाएगा। यानी कि सौर ऊर्जा का सौर सेल के सिद्धांत पर कार्य करता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसमें अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, जैसे सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए उचित है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए किस स्थान उचित रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गर्म व शुष्क क्षेत्र। जहां पर गर्मी ज्यादा हो वहां पर सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए उचित माना जाता है। यानी कि गर्म व शुष्क क्षेत्र सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए उचित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में निम्न में से किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, मंदक कहेगा तो सबसे पहले D2O यानी भारी जल हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, ग्रेफाइट। फिर उसके बाद हो जाएगा बेरिलियम, यानी कि मंदक के रूप में कहेगा तो D2 यानी भारी जल, ग्रेफाइट, बेरिलियम। अगर यहाँ पर नियंत्रण छड़ कहेगा, नियंत्रण छड़ कहेगा तो हो जाएगा ब्रोन और कैडमियम, हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, मंदक कह रहा है। तो मंदक में इसका किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, सर्ज टैंक की सुरक्षा के लिए होता है, यानी कि सर्ज टैंक की सुरक्षा के लिए क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेन स्टॉक यानी कि सर्ज टैंक एक जल भंडारण उपकरण है। सर्ज टैंक क्या है, जल भंडारण है, जिसका उपयोग जल दाब प्रणाली में प्रेशर न्यूट्रलाइजर के रूप में किया जाता है ताकि पेन स्टॉक की सुरक्षा रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेन स्टॉक हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर मिलता है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ी इलाकों में, डी हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
स्टेशन बनाया जाता है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर पहाड़ी इलाकों में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पानी के साथ साथ अत्यधिक ढलाव होने के कारण टरबाइन उच्च गति पर घूम सकता है और पहाड़ी इलाकों में कम ऊर्जा या विद्युत की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी इलाकों में डी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, लकड़ी के खम्भों का उपयोग करते समय स्पैन यानी कि टूटता को निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि लकड़ी का पोल का जब हम प्रयोग करते हैं तो दो पोलों के बीच का दूरी कितना से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 40 से 50 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि लकड़ी के खम्भों का स्पैन 40 से 50 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। स्पैन का अर्थ होता है यानी कि दो पोलों के बीच की दूरी, एक पोल ए हो गया और एक पोल ए हो गया, तो ये दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पैन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 से 50 मीटर, सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आरसीसी पोल का प्रयोग लाइन में किया जाता है, यानी कि आरसीसी एक पोल का प्रकार है। तो इस पोल का प्रयोग हम लोग कितना वोल्ट तक के लिए करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11 किलो वोल्ट तक के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? आरसीसी पोल का प्रयोग करते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, BIS के अनुसार 3 फेजों और न्यूट्रल तारों के क्रमागत रंग होते हैं। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि BIS के अनुसार तीनों फेजों का क्रमागत रंग क्या होता है? तो इसका 3 फेज क्या होता है? यानी कि 3 फेज। 3 फेज जो होता है इसमें होता है R/B। R/B का मतलब हो गया लाल, पीला, नीला। लाल, पीला और नीला हो गया। क्रमागत क्या होता है? लाल, पीला, नीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लाल, पीला, नीला। और यहाँ पर काला होता है, ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का किस कलर का तार होता है? काला। काला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और यहाँ पर अर्थ के लिए कहेगा, तो अर्थ के लिए किस कलर का प्रयोग किया जाता है? हरा। हरा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर बी हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, पन बिजली संयंत्र है, यानी कि पन बिजली है जो किस स्रोत पर चलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत पर पन बिजली संयंत्र चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पन बिजली संयंत्र ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है एवं इसमें रोटर सोलियन टाइप का होता है। रोटर होता है, रोटर। रोटर होता है जो सोलियन टाइप का होता है, सोलियंट। सोलियन टाइप का होता है। और इसका गति क्या होता है? इसका गति, गति होता है जो निम्न होता है, गति निम्न। और इसका दक्षता पूछेगा, दक्षता पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 85% हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।